हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ बीएनएस के बारे में, जो कि पनिशमेंट के बारे में। इसके अंदर सेक्शन 4 से लेकर 13 के बीच में ये पूरा चैप्टर आता है। इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इसका सेक्शन 8 है वो पूरा का पूरा फाइन के बारे में बात करता है, और जो 11th और 12th जो सेक्शन है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में डिस्कस करता है। बाकी के जो भी सेक्शन है वो पनिशमेंट के बारे में उनका एक दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 के बारे में। सेक्शन नंबर 4 ये बात करता है कि इस संहिता में कितने तरह की पनिशमेंट दे रखी है। सबसे पहले डेथ पनिशमेंट, बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास, सी इम्प्रिजनमेंट जो कि रिग्रेस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। ठीक है, एल का मतलब वो लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट, और ये इम्प्रिजनमेंट जो कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 7 साल के लिए जो मिलती है वो वाली। तो इस इम्प्रिजनमेंट में रिग्रेस और सिंपल हो सकती है। सिंपल में क्या होता है, आदमी को जेल के साथ में कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, जबकि जो रिग्रेस में क्या होता है कि उसको हार्ड लेबर करना पड़ता है इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ में। डी होता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है। ई होता है फाइन। एफ होता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है कि कोई पार्क की साफ़ सफाई करना या फिर कई लोगों को पानी पिलाना, तो एक पब्लिक की एक सर्विस होती है, वो करनी होती है। ये वाली जो पनिशमेंट है ये नहीं ऐड की गई है छोटे मोटे ऑफेंस के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 के बारे में, जो कि बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में। कम्यूटेशन का मतलब होता है लघु करना, किसी चीज़ वो जो सेंटेंस होती है उसको छोटा करना। ठीक है, तो ये सेक्शन ये बोलता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके नीचे वाले पार्ट में। मतलब जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई हो सकती है, लेकिन कब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और कब स्टेट गवर्नमेंट होगी इसके बारे में नीचे दिया गया। लेकिन सबसे पहले कम्यूटेशन के बारे में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंड की उसमें कंसेंट हो या फिर नहीं हो, विदाउट कंसेंट के भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 474 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि नए वाली CRPC है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी पनिशमेंट को किसी में भी चेंज कर सकती है। लेकिन वो किस तरीके से चेंज करेगी ये इस सेक्शन में दिया हुआ है पूरा का पूरा, कि डेथ की जो पनिशमेंट होती है उसको कितने में बदल सकते हैं, या फिर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको किस तरीके से और पनिशमेंट में बदल सकते हैं। तो ये सारा का सारा 747 BNSS में दे रखा है। ठीक है, अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब होगी, जब किसी को डेथ पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, या फिर कोई आदमी एक ऐसा मैटर है जिसके लिए लॉ बना हुआ है और किसी आदमी ने उस पर कोई ऑफेंस कर दिया, लेकिन जो मैटर है उस तक एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो सेंटर की एक्सटेंड होती है। तो सेंटर की जिस मैटर के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है और उसमें कोई ऑफेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में ये जो मैटर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वहाँ तक एक्सटेंड होती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। मान लो कोई मैटर है जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर उसमें एक्सटेंड होती है, उसमें भले ही उस इंसान को डेथ पनिशमेंट मिली है या फिर उसको कोई और भी सज़ा मिली है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आएगा। ठीक है, जनरली किसी आदमी को यदि डेथ मिली है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन यदि स्टेट गवर्नमेंट के कोई एग्जीक्यूटिव पावर जिस मैटर तक एक्सटेंड होती है उसमें कोई भी ऑफेंस होता है तो उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, सेक्शन 6 ये बोलता है कि फ्रैक्शन, जैसे अब कहीं कहीं पे साफ दे रखा है कि भाई 5 साल की इम्प्रिजमेंट होगी, 7 साल की होगी, 10 साल की होगी। ठीक है, तो जब कोई सेवरल ऑफेंसेस होते हैं या फिर किसी की पनिशमेंट को आधी करनी होती है, या फिर जैसे फाइन में आगे पढ़ेंगे कि मतलब कोई इम्प्रिजनमेंट होता है उसका जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होती है उसकी 1/4 तक किसी को मतलब वो दिया जा सकता है उसको इम्प्रिजनमेंट, यदि कोई फाइन का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो इस कंडीशन में, क्योंकि 5 साल, 7 साल, 10 साल ये फ्रैक्शन अपने फिक्स हो रखे हैं, है ना, ये साफ साफ दिखते हैं, ये 5 साल है, ये 7 साल है, 10 साल है। लेकिन LI को फिर उस कंडीशन में कितना साल का माना जाएगा, तो उस कंडीशन में LI को 20 साल का माना जाएगा। ठीक है, अब LI को कहीं कहीं जगह पर 14 साल के भी इक्विवेलेंट माना जाता है, कहीं LI को पूरे लाइफ टाइम के लिए, और यहाँ पे 20 साल के लिए।
लेकिन उन सब का जो रेफरेंस है वो अलग अलग है। तो यदि उसकी एल आई के फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर एल आई का फ्रैक्शन 20 साल का माना जाता है। ठीक है, अब 14 ईयर का माना जाता है, ये हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज एल आई का जो फ्रैक्शन काउंट होता है वो 20 साल तक का ही काउंट होता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 7 ये बोलता है कि जहाँ पर यह दे रखा है कि आइदर डिस्क्रिप्शन की पनिशमेंट हो सकती है, तो उस कंडीशन में ये कोर्ट के ऊपर होता है कि या तो उस पूरी सेंटेंस को होली या फिर उस सेंटेंस किसी पार्ट को या तो वो रिग्रेस कर सकते हैं या फिर वो सिंपल कर सकते हैं। मतलब एक आदमी को पूरी तरीके से रिग्रेस पनिशमेंट भी मिल सकती है या फिर किसी को पूरी तरीके से सिंपल पनिशमेंट भी मिल सकती है, या फिर पार्टली उसको रिग्रेस मिल सकती है और पार्टली उसको सिंपल मिल सकती है। ये कब पॉसिबल है? जब इस एक्ट में या फिर इस संहिता में ये दे रखा है कि आइदर डिस्क्रिप्शन की पनिशमेंट उसको मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अकेले सेक्शन के अंदर जो भी फाइन का फंडा है पूरा दे रखा है। इसके अंदर टोटल सब सेक्शन है, 7 सब सेक्शन है, तो सातों को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एक सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि फाइन जहाँ पर फिक्स नहीं है, जहाँ पर सिर्फ यह लिखा है कि भाई इम्प्रिजनमेंट इस आदमी को 10 साल तक की या और फाइन हो सकता है। अब यहाँ पर फाइन फिक्स नहीं किया हुआ है कि भाई 5,000 का होगा, 10,000 का होगा, 1 लाख का होगा। तो जहाँ पर फाइन फिक्स नहीं किया हुआ है उस कंडीशन में कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो उसके ऊपर अनलिमिटेड फाइन लगा सकती है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड मतलब कितना भी करोड़ 2 करोड़, मतलब इसका नंबर ही नहीं, अनलिमिटेड फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सेसिव है या फिर या नहीं है, ये कौन निश्चित करता है? ये कोर्ट ही निश्चित करता है कि ये एक्सेसिव है या नहीं है। किसी को लगता है मेरा फ़ाइन ज़्यादा है तो वो फिर आगे अपील कर सकता है, तो उसको कंफर्म हो जाएगा कि ये जो फ़ाइन है वो एक्सेसिव है या फिर नहीं है। ठीक है, सब सेक्शन नंबर 2 ये बात करता है कि फ़ाइन कब कब इम्पोज होगा। जब मान लो ऐसा इस संहिता में दे रखा है कि इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ में किसी को फ़ाइन हो सकता है ना, या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है, या फिर सिर्फ फाइन हो सकता है। कोई बहुत सारे ऑफेंस ऐसे भी जो सिर्फ और सिर्फ फाइन से पनिशेबल है। ठीक है, तो सिर्फ फाइन से पनिशेबल ऑफेंस है, या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट से, या फिर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, इसमें दोनों की पनिशमेंट मिलती है। और उसमें पर्सन को फाइन की पनिशमेंट मिलती है और वो फाइन भरने से डिफ़ॉल्ट कर देता है। वो पनिशमेंट जिसको फाइन की मिली है उसका वो डिफ़ॉल्ट कर देता है उस फाइन को भरने में। तो इस कंडीशन में उस डिफ़ॉल्ट के लिए किसी भी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, और ये होगा वो एक्सेस में होगा, एक्सेस या फिर इसको हम एडिशनल बोल सकते हैं, है ना। जैसे किसी आदमी को 5 साल की पनिशमेंट मिली है और उसको 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया कोर्ट ने उसके ऊपर, उसने ये 2,000 रुपये का जुर्माना नहीं भरा, तो इसके बदले में इसके ऊपर कुछ इम्प्रिजनमेंट भी लगाई जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी लगाई जा सकती है। और ये जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो इस 5 साल की एडिशन में होगी, क्योंकि कोर्ट के पास में कभी पावर होता है कि जब सेवरल ऑफेंस होते हैं तो कोर्ट क्या करते हैं कि उन सबको या तो उन अलग अलग ऑफेंस के लिए अलग अलग पनिशमेंट, भाई 2 साल 3 साल 5 साल है तो सबसे पहले ये 2 साल वाली पूरी होगी, फिर 3 साल वाली, फिर 5 साल वाली, या फिर कोर्ट ये बोलता है कि 5 साल की होगी और उसमें 2 साल 3 साल मतलब कॉन्करेंट ही उनको साथ में पनिशमेंट चलेगी। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, उसको 5 साल की 2 साल की 3 साल की जो भी मिली है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के लिए जो सज़ा मिली है उसको वो इन एडिशन में होगी। या फिर किसी पर्सन की मान लो 5 साल की सेंटेंस मिली है, उसने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उस सेंटेंस का कम्यूटेशन कर दिया, कम्यूटेशन करने के बाद में भी ये जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो इसके एडिशन में होगी। ठीक है, सब सेक्शन नंबर 3 में ये दे रखा है कि जहाँ पर ये 2 केस है ना, इम्प्रिजनमेंट के साथ में फ़ाइन है या फिर इम्प्रिजनमेंट के साथ या फिर इम्प्रिजनमेंट या फिर फ़ाइन है, इस कंडीशन में फिर उसको मैक्सिमम कितनी इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। तो उसके लिए सब सेक्शन 3 है जो कि ये बात करता है कि जो उस सेंटेंस के लिए मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो जो मैक्सिमम फिक्स्ड है उसका 1/4 है ना। जैसे किसी की LI है, अब
यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो इस कंडीशन में जो ये सब सेक्शन, ये जो सेक्शन 6 काम आएगा, इसका जो फ्रैक्शन होगा हम इसको 20 साल लेंगे और इसका 1/4 मतलब 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट इसको हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सब सेक्शन नंबर 4 के बारे में। सब सेक्शन 4 ये बोलता है कि जो इम्प्रिजनमेंट मिली है वो किस उसका नेचर क्या होगा, मतलब वो सिंपल होगी या फिर वो रिग्रेस होगी। तो सिंपल और रिग्रेस को डिफाइन करने के लिए, वो फिक्स करने के लिए सब सेक्शन 4 है, जो कि बात करता है कि उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की मिल सकती है जो उसने ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस को देखते हुए कि जो उस ऑफेंस में उसकी पनिशमेंट किस नेचर में दे रखी है। यदि सिंपल में दे रखी है तो उसको सिंपल की हो जाएगी, यदि कोई रिग्रेस की दे रखी है तो वो रिग्रेस हो जाएगी। मतलब उस ओरिजिनल जो सेंटेंस है, ओरिजिनल जो ऑफेंस है, उसकी पनिशमेंट को देखते हुए उसको पनिशमेंट दी जाएगी, जिसके लिए वो माइट हैव बीन सेंटेंस, जिसके लिए वो सेंटेंस किया जा सकता था। ठीक है, सब सेक्शन नंबर 5। सब सेक्शन नंबर 5 ये बोलता है कि कोई ऑफेंस है जिसके लिए सिर्फ वो फाइन से पनिशेबल है, या फिर कोई कम्युनिटी सर्विस है उसका उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो उसके ऊपर जो भी इम्प्रिजनमेंट होगी वो सब के सब सिंपल होगी। कब? जब उसने सिर्फ फाइन का या फिर कम्युनिटी सर्विस का डिफ़ॉल्ट कर दिया, उस कंडीशन में। ठीक है, मान लो कोई कम्युनिटी सर्विस है, उसने वो नहीं करी, तो उसके लिए उसके ऊपर कोई एक डिफ़ॉल्ट लगा कि आपको ये इम्प्रिजनमेंट होगी, तो वो हमेशा ही सिंपल नेचर की होगी। और कौन सी स्केल को फॉलो किया जाएगा? इस स्केल को। ठीक है, जब जो ऑफेंस है वो 500 रुपये तक का है, जो फाइन है वो 500 रुपये तक का लगा है, तो उसको 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। फाइन यदि 1000 रुपये का लगा है तो 4 महीने के लिए। 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, इन एनी केस, किसी भी केस में 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं होगी। ये किसकी बात कर रहे हैं? जब जो ऑफेंस है वो सिर्फ फाइन के साथ में है जो पनिशेबल है। इन दोनों कंडीशन के लिए तो ये वाला है कि 1/4 मैक्सिमम हो सकता है, और सिर्फ फाइन और कम्युनिटी सर्विस के लिए 1 ईयर या मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सब सेक्शन 6 के बारे में। सब सेक्शन 6 ये बोलता है कि मान लो किसी भी तरीके से जो फाइन होता है वो पेड उसको भर दिया जाता है, या तो जो ऑफेंडर है उसने खुद ने भर दिया, या फिर गवर्नमेंट ने किसी भी प्रोसेस से उससे वो फाइन भरवा लिया। तो जैसे ही सरकार के पास में वो फाइन आ जाएगा तो उसका जो डिफ़ॉल्ट वाली जो इम्प्रिजनमेंट है वो वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। अब मान लो उसने पार्ट पेमेंट कर दिया, तो जो बाकी बची हुई सेंटेंस का जो बाकी बचा हुआ पोर्शन था उसके लिए उसने इम्प्रिजनमेंट सज़ा काट ली, और जो पीछे बचा हुआ पार्ट है उसका उसने पेमेंट कर दिया, तो उस कंडीशन में भी उसकी जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे कि मान लो किसी आदमी के ऊपर 1000 रुपये का फाइन लगा, और इसके डिफ़ॉल्ट में इसको 4 महीने की इम्प्रिजनमेंट मिली, है ना। अब 4 महीने को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि हर 1 महीने के लिए 250 रुपये का, है ना। तो इसलिए मान लो 2 महीने की इसने इम्प्रिजनमेंट काट ली, इसके बाद में ये जो पर्सन होता है वो 2 महीनों का मतलब 500 रुपये इसको कोर्ट को ये भरवा देता है। तो इस कंडीशन में ये जो 2 महीने की जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो इसकी टर्मिनेट हो जाएगी। मान लो इसने 1 महीने काटी है तो ये 3 महीने की भर देगा, या फिर इसने 3 महीने काट ली तो ये 1 महीने के 250 रुपये भर देगा, और 1 महीना उसका टर्मिनेट हो जाएगा। सब सेक्शन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। ये बोलता है कि फ़ाइन को कितने टाइम तक लिया जा सकता है। जब कोर्ट फाइन लगाता है तो जिस डेट को पासिंग ऑफ सेंटेंस जिस दिन होती है उससे 6 साल के भीतर आदमी से फ़ाइन लिया जा सकता है, या फिर कोई पर्सन जिसको इम्प्रिजनमेंट हुई है और वो 6 साल से ज़्यादा की है, तो जब तक वो डेट पीरियड जब तक कि वो उस इम्प्रिजनमेंट में है तब तक उससे फ़ाइन लिया जा सकता है। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। इसके अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कि इंटरव्यू वगैरह में ज़्यादा पूछते हैं या फिर जो प्रीम ज़्यादा आती है, वो ये है कि मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और वो फ़ाइन नहीं भर पाता है, तो क्या वो उस चीज़ से डिस्चार्ज हो जाता है? किसी भी आदमी की यदि डेथ हो जाती है, फ़ाइन उसके ऊपर लगा हुआ है और उससे पहले उसकी डेथ हो गई, तो फ़ाइन लगने के बाद में यदि उस आदमी की डेथ हो जाती है तो वो पर्सन डिस्चार्ज नहीं होगा उस लाइबिलिटी से। उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो लीगली लाइबल होगी
उन डेट्स के लिए, ठीक है। अब मान लो किसी आदमी के पास में 10 बीघा 12 बीघा ज़मीन है, या कोई गाड़ी है, या फिर कोई बाइक है ना, तो वो तो उनके जो लीगल हायर्स हैं उनके पास में रहेगी। तो सरकार उस फाइन को लेने के लिए इनका कोई भी एसेट वगैरह बेच सकती है, और फिर जो बाकी बचा हुआ पैसा है फाइन के अलावा, वो इनके लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको मिल जाएगा, और ये अपना फ़ाइन यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। तो डेथ फाइन से डिस्चार्ज नहीं करती है। सेक्शन नंबर 9 जो कि बात करता है कि लिमिट क्या होनी चाहिए पनिशमेंट की जब बहुत सारे ऑफेंस एक साथ में हो रहे होते हैं, ठीक है। एक पर्सन ने मान लो 3-4 ऑफेंस कर दिए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एक्ट है जिसमें जैसे कोई आदमी ने मर्डर कर दिया, तो मर्डर तो ऐसे डायरेक्टली होता नहीं, किसी आदमी को पीटना पड़ता है, या फिर लकड़ी से, या फिर लोहे की कोई रोड वगैरह से। तो जब पहली बार पीटा तो ज़रूर थोड़ी उसकी डेथ हो गई, पहली बार पीटा तो उसको हर्ट हुआ कुछ, फिर बार बार पीटा तो उसका ग्रीवियस हर्ट कोज हुआ, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। तो इस डेथ के सीक्वेंस में हर्ट भी हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट भी हो रहा है, तो इस कंडीशन में एक लिमिट क्या होनी चाहिए पनिशमेंट की, उसके बारे में ये सेक्शन बात करता है। सबसे पहले सब सेक्शन जो एक ये बात करता है कि कोई भी ऑफेंस है वो सेवरल पार्ट से बना है, और एवरी पार्ट है वो अपने आप में ऑफेंस है। यही वाला एग्जांपल, किसी आदमी की डेथ होती है डंडे से मार मार करके, उसको मान लो 20 डंडे पड़े, उसके बाद में उसकी डेथ हुई है, तो हर एक डंडा अपने आप में हर्ट है, और हर्ट अपने आप में एक ऑफेंस है। तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी कि उसको 20 हर्ट के लिए पनिशमेंट किया जाएगा? नहीं, उसको 20 हर्ट के लिए पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। ऑफेंडर नॉट पनिश्ड मोर देन 1 पार्ट, एक पार्ट से ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं किया जा सकेगा। ये वाला जो एग्जांपल है वो इस सब सेक्शन नंबर 2 में फिट आएगा। इस सब सेक्शन के लिए हम नया एग्जांपल लेते हैं। किसी आदमी को हर्ट कोज हुई, ठीक है, उसने एक थप्पड़ मारा, उसने मान लो 10 थप्पड़ मार दिए उसके, तो फर्स्ट थप्पड़ मारते उसको हर्ट तो कोज हुआ है, बार बार थप्पड़ मार रहा है और उसको हर्ट कोज हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो हर्ट का ही बनेगा ना, 5 थप्पड़ मारे तो वो मुकदमा ये थोड़ी करवाएगा कि मेरे 5 हर्ट हुई है, उसने बोला इसने मेरे को हर्ट किया, 5 थप्पड़ से हर्ट हुआ, लेकिन वो अपने आप में 5 पार्ट हुए हैं उसके बाद उसका हर्ट हुआ है, तो 5 पार्टों को अलग अलग पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, किसी भी एक पार्ट के लिए उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उससे ज़्यादा के पार्ट के लिए उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी यदि वो इस सर्कमस्टांस में फॉल करता है तो। अब मान लो सेवरल एक्ट्स हो रहे हैं, अब उसमें एक या एक से ज़्यादा ऑफेंस अपने आप में ऑफेंस है, और जब उनको कंबाइन किया जाता है तो एक डिफरेंट ऑफेंस है। जैसे कि ये हर्ट वाला है, इसमें मान लो 20 डंडे मारे, तो हर एक जो हर्ट है, हर एक डंडा है वो एक हर्ट है, लेकिन अल्टीमेटली इस पर्सन की डेथ हो रही है। तो ये जो पूरा जो सेवरल एक्ट्स हो रहे हैं, जब उनको कंबाइन किया जा रहा है तब वो एक डिफरेंट ऑफेंस में, मतलब डेथ में जा रहा है, लेकिन अपने आप में भी वो एक इटसेल्फ एन ऑफेंस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वन ऑफ सच ऑफेंसेज जिसके लिए सभी पनिशमेंट है, उससे ज़्यादा की पनिशमेंट उसको अवॉर्ड कोर्ट के द्वारा नहीं की जा सकती है। सबसे ज़्यादा जो पनिशमेंट है वो डेथ की है, इसको डेथ की पनिशमेंट मिल जाएगी, बाकी के लिए इसको बाकी की पनिशमेंट इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि डेथ एक बहुत बड़ा ऑफेंस होता है, इसके लिए उसमें हर्ट वगैरह को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही हर्ट मिलकर के उसका डेथ का कारण बनी है, ठीक है। तो सेवरल एक्ट्स हो रहे हैं और अपने आप में वो ऑफेंस हैं, या फिर उनको कंबाइन किया जाएगा तो वो डिफरेंट एक्ट हैं। जैसे हर एक डंडा है वो अपने आप में हर्ट है, लेकिन इनको कंबाइन किया जाएगा तो वो इस पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में उस पर्सन को जिसके लिए सवीर पनिशमेंट है उससे ज़्यादा की पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 के बारे में। सेक्शन नंबर 10 ये बोलता है कि कोर्ट को ये पता है कि एक पर्सन ने ये वाला ऑफेंस किया है, लेकिन कोर्ट इस चीज़ में डाउटफुल है कि इन दोनों में से इसने कौन सा ऑफेंस किया है ना। कोर्ट को ये पता है कि इसने ये काम किया है, लेकिन उसने ये वाला ऑफेंस किया या फिर ये वाला ऑफेंस किया, इस चीज़ में कोर्ट डाउटफुल है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है, वो बाइक लेके जा रहा है किसी गली में से, सामने एक बुज़ुर्ग आदमी मिल गया, इसने इसको मार दिया बाइक से। बाइक के बहुत बुरी तरीके से चला रहा था, तो आदमी की डेथ हो गई। बुज़ुर्ग ले लो या फिर कोई जवान आदमी भी ले लो, ठीक है। तो इस पर्सन की डेथ हो गई। तो
यदि ये जो बाइक चला रहा है इसके मन में ये था, इसको मारने की इंटेंशन से इसने बाइक इसके अंदर डाल दी है और इसकी डेथ हो गई, तब तो ये मर्डर हो जाएगा। लेकिन मान लो ये नेग्लिजेंसली अपनी बाइक को चला रहा था और किसी पर्सन की इसमें कोई डेथ वगैरह हो जाती है, तो डेथ बाय नेग्लिजेंस ये वाला ऑफेंस लग जाएगा उसके ऊपर। ये दोनों अलग अलग ऑफेंस है। कोर्ट को ये पता है कि इसने ये बाइक बहुत बुरी तरीके से चलाई है जिस कारण से इस पर्सन की डेथ हो गई है। लेकिन अब यहाँ जो मामला फंस रहा है वो है कि इंटेंशन इसका था या नहीं था, इसमें कोर्ट डाउटफुल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिसके लिए लोवेस्ट पनिशमेंट होगी, जैसे कि यहाँ डेथ बाय नेग्लिजेंट एक्ट, इसके लिए उसको पनिशमेंट दी जाएगी। यदि वो श्योर है कि इसने मर्डर किया तब एक अलग बात है, बाकी यदि वो डाउटफुल है तो उसको लोवेस्ट पनिशमेंट वाला जो ऑफेंस है इससे इसको पनिशमेंट दी जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 11 के बारे में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर जो 12 है वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। सोलिटरी कन्फाइनमेंट तभी दिया जा सकता है जब इस एक्ट में ये बोला गया है कि उस आदमी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी। यदि किसी आदमी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई है तभी उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा जा सकता है, वो भी मैक्सिमम 3 मंथ के लिए। अब ये किस तरीके से काम करता है कि अभी कितना टाइम के लिए भेजना है, तो इसके लिए ये स्केल बनी हुई है। यहाँ पे ए में ये लिखा हुआ है कि 1 मंथ से ज़्यादा का सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगा जब उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने से ज़्यादा की एक्सीड नहीं कर रही है। तो यदि 6 महीने के अंदर अंदर उसको पनिशमेंट मिली है तो उसको 1 महीने का सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। इसका कम भी हो सकता है लेकिन 1 महीने तक की लिमिट है। 2 महीना सोलिटरी कन्फाइनमेंट जब उसको 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच की इम्प्रिजनमेंट मिली है, और 3 महीना जो कि लास्ट है 1 साल से ज़्यादा की यदि किसी को इम्प्रिजनमेंट मिली है तो 3 मंथ मैक्सिमम है। ठीक है। सेक्शन नंबर 12 जो कि इस लिमिट के बारे में बात करता है, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। अब 1 महीना 2 महीना 3 महीने में से उसको कोई सी मिल गई, लेकिन उसको एक साथ में नहीं दिया जाता, इसको टुकड़ों में दिया जाता है, तो उसकी क्या लिमिट है उसके बारे में ये सेक्शन 12 बात करता है। इसमें भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है कि 3 साल मतलब 3 मंथ से कम किसी को इम्प्रिजनमेंट मिली है तो, और 3 मंथ से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट मिली है तो। यदि किसी को 3 मंथ से कम की इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उसको मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए रखा जा सकता है और सेम गैप बीच में होना चाहिए, है ना। जैसे कि एक आदमी को 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। अब जो नेक्स्ट उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है तो इसको ये, क्योंकि ये 14 डेज़ के लिए इसको रखा गया तो 14 डेज़ का बीच में गैप होगा, मतलब 28 तारीख तक। अब इसको 29 तारीख से लेकर के आगे के लिए 29 तारीख के बाद में ही इसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, मतलब सेम गैप होना चाहिए बीच में, और मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए। किस कंडीशन में, जब उसको 3 मंथ से कम की पनिशमेंट मिली है। यदि किसी को 3 मंथ से ज़्यादा की पनिशमेंट मिली है तो वो नॉट एक्सीड 7 डेज़ इन ए मंथ। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि यदि 3 महीने से कम मिली है तो इसको 14 डेज़ मैक्सिमम रख रहे हो, और 3 महीने से ज़्यादा मिली है तो इसको 7 डेज़। तो इसका ये मतलब है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट को इसके लिए जो कानून है वो लिबरल है, कि यदि किसी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट मिली है तो वो 7 के टुकड़ों में वो अपनी इम्प्रिजनमेंट को पूरी कर लेगा। लेकिन किसी को 3 महीने से कम मिली है तो उसके पास में जेल में रहने के लिए टाइम भी कम है, तो उसको एक साथ में देके उसको उसकी जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है उसको ख़त्म किया जाता है। तो यदि किसी को 3 महीने से ज़्यादा की मिली है तो उसको 1 महीने में सिर्फ 7 दिन, और उसके लिए भी उसको गैप होना चाहिए अगले महीने में। जैसे कि मान लो किसी आदमी को 22 तारीख को सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया 7 दिन का, तो वो 29 तारीख तक डेट तक उसको वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रहा। अब 30 और 30 डेट आ गई। अब जब वापस 1 तारीख लगेगी तो ये नया महीना शुरू हो जाएगा। तो 1 महीने में 7 दिन वाली कंडीशन तो पूरी हो गई ये वाली, लेकिन सेम गैप वाली नहीं होगी, क्योंकि यदि उसको 1 तारीख को दे दिया तो ये 29 तारीख और 30 एक सिर्फ 1 दिन का ही तो गैप रहा है इसके बीच में, तो यहाँ पे भी 7 दिन का गैप होना चाहिए। उसके बाद में 6 तारीख से फिर इसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 के बारे में। सेक्शन नंबर 13 बात करता है इनहेंस्ड पनिशमेंट के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो चैप्टर 10 है जो कि बात करता है कॉइन के बारे में, करेंसी नोट के बारे में, बैंक नोट के बारे में, गवर्नमेंट जो स्टाम्प होते हैं उनके बारे में बात करता है। तो चैप्टर 10 में जो भी ऑफेंस दे रखे हैं
या फिर जो चैप्टर 17 जो कि किसी जो प्रॉपर्टी होता है उससे रिलेटेड ऑफेंस होते हैं, थेफ्ट वगैरह। तो इन दोनों ही चैप्टर में से कोई भी ऑफेंस करता है और उस पर्सन को 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा की उसको इम्प्रिजनमेंट मिलती है, उसके बाद में फिर वो आदमी इस चैप्टर में या फिर इस चैप्टर में वापस ऑफेंस करता है और उसको सेम पनिशमेंट मिलती है, मतलब सेम पनिशमेंट मिलने के लिए वो एलिजिबल होता है, तो इस कंडीशन में उस पर्सन के लिए ये वाली पनिशमेंट अप्लाई होगी। या तो उसको एलआई दिया जा सकता है या फिर उसको इम्प्रिजमेंट जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है ना। क्योंकि कई सारे चैप्टर 17 चैप्टर 10 में है जिनकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल है ना, या फिर 3 साल है। तो उसने वो 3 साल वाला ऑफेंस किया, उसको फर्स्ट बार में उसको 3 साल की मिली, सेकंड बार उसने वही ऑफेंस किया उसको 3 साल की मिली, तो वो इस वाले 3 साल के लिए एलिजिबल नहीं होकर इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएगा कि या तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है वो वाली मिले। ये बात करता है जो इनहेंस्ड पनिशमेंट के बारे में। ये सिर्फ चैप्टर 10 और 17 के ऊपर ही लागू होती है। तो इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो ख़त्म हो गया है। आगे आने वाले हम चैप्टर में अंदर चैप्टर 3 जो कि जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।